हेलो एवरीवन, मैं शुभम एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि यूपी के जीके क्लास में मैंने आपको बताया था कि बहुत जल्दी मैं यूपीएसआई का पीवाईक्यू की बैच स्टार्ट करने वाला हूं यूट्यूब पर। तो उसी के क्रम में आज हम पॉलिटी का पीवाईक्यू का पूरा पोस्टमार्टम करेंगे। पोस्टमार्टम का मतलब ये है कि हम यूपीएसआई क्या अब तक जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन आ रखे हैं चैप्टर वाइज इसको करेंगे, साथ में उससे जितने भी संभावित प्रश्न बन सकते हैं उसको भी देखेंगे। मैं पॉलिटी करा रहा हूं आपको बहुत जल्द ही इसी चैनल पर। तुषार बिश्नोई सर भी आएंगे जो आपको हिस्ट्री का पूरा पीवाईक्यू कराएंगे, जितने प्रश्न बन सकते हैं, जितने प्रश्न आ रखे हैं, सब कुछ कराएंगे। तो क्लास को प्यार दीजिए और बने रहिए। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारत के लिए संविधान सभा का विचार पहली बार किसने प्रस्तुत किया था। क्वेश्चन को समझो ध्यान से। ये क्वेश्चन कब आया था? यूपीएसआई 2021 में आया था, सिर्फ थर्ड में। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत के लिए संविधान सभा का विचार पहली बार किसने प्रस्तुत किया। यहां पे बात हो रही है विचार की। अगर विचार की बात आएगी तो सबसे पहले आप टिक किस पर करोगे? एम एन राय ने। कब प्रस्तुत किया था? 1934 में। अब आइए इसके फैक्ट को देखते हैं कि इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। भैया अगर बात आएगी कि संविधान का सिद्धांत सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था, संविधान का सिद्धांत, तो आप क्या बताओगे? बाल गंगाधर तिलक ने। मैंने क्या बोला? संविधान अगर सिद्धांत की बात आएगी तो किसने सबसे पहले प्रस्तुत किया था? बाल गंगाधर तिलक ने। कब? 1895 ईस्वी में। लेकिन वही बात होगी कि भारत के लिए संविधान सभा की मांग किसने की थी सबसे पहले? तो 1934 में एम एन राय ने किया था। यहां तक बात क्लियर है? आगे चलूं। दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संसदीय शासन व्यवस्था का दूसरा नाम नहीं है। आपके ऑप्शन है राजशाही शासन, या फिर वेस्टमिनिस्टर, मंत्रिमंडल, या फिर उत्तरदायी शासन। देखो यहां पे ध्यान से समझो। पहले तो ये जानो कि संसदीय शासन का मतलब क्या होता है। संसदीय शासन का मतलब होता है लोकतांत्रिक देश में जहां पे उत्तरदायी सरकार हो, उत्तरदायी सरकार, ठीक है, और जहां पे मंत्रिमंडल हो, ये आते हैं आपके संसदीय शासन में। तो यहां पे ये तो ऑप्शन पहले कट हो गए। आपने पढ़ा होगा पॉलिटी में कि भैया हो जो अपने भारत की जो संसदीय व्यवस्था है उसको हम वेस्ट मिनिस्टर भी कहते हैं, जो ब्रिटेन से मिलता जुलता है, उसी के मॉडल के हिसाब से। तो ये तीनों ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। तो हमारा आंसर का सही हुआ राजशाही। राजशाही तंत्र का मतलब ये होता है कि यहां पर जो राजा चुना जाता है ना, ये वंशानुगत होता है, चुनाव के द्वारा नहीं चुना जाता है। पर संसदीय व्यवस्था में क्या होता है कि चुनाव की प्रक्रिया से चीजें होती है लोकतंत्र के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। भारत का संघीय न्यायालय भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधान के तहत किस वर्ष स्थापित किया गया? बात हो रही है संघीय न्यायालय की। अगर बात संघीय न्यायालय की होगी तो आपको अच्छे से मैं बता दूं कि ये 1 अक्टूबर 1937 को इसका स्थापना किया गया था। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर डी। ये क्वेश्चन का पूछा गया था यूपीएसआई 2021 में पूछा गया था, 14 नवंबर, थर्ड शिफ्ट में। देखो ये तो संघीय न्यायालय की बात हो गई, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कलकत्ता में सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी, तो आपको ये मैं बता दूं 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। किसके तहत? रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। कहां पे? कलकत्ता में। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है आपसे? ध्यान से समझो मैंने क्या बोला। अगर संघीय न्यायालय की बात आएगी कि आपसे ये पूछा कि किस अधिनियम के अंतर्गत हुआ था, तो आप 1935 बोलोगे। और अगर ये पूछा कि किस वर्ष किया गया था, तो आप 1937 बोलोगे। लेकिन अगर बात आएगी कि कलकत्ता में सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी, अगर पूछेगा कि किस एक्ट के तहत हुआ था, तो आप 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट बताओगे। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए किस ईयर में हुआ था, तो आप 1774 बताओगे। ये चीजें बहुत कंफ्यूज करती है, इसको ध्यान से समझना। क्या बताया मैंने? अगर सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात है, संघीय न्यायालय की स्थापना की बात आए, किस एक्ट के तहत हुआ था, तो आप 1935 बोलोगे। लेकिन अगर पूछे किस वर्ष हुआ था, तो आप 1937 बोलोगे। यहां तक बात क्लियर है? आगे चलता हूं। आपका अगला क्वेश्चन है ना,
कि भारतीय संविधान के निर्माताओं ने केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियों की अवधारणा किस देश के संविधान से ली है? ध्यान से समझना कि केंद्र के पास जो अवशिष्ट शक्तियां होती है, अवशिष्ट शक्ति का पहले मतलब समझो क्या होता है। अवशिष्ट शक्ति का मतलब ऐसा होता है जो 7वीं अनुसूची में जो विषय दिए गए हैं, जैसे केंद्र का जो विषय होता है, राज्य का विषय होता है, समवर्ती का विषय होता है, 3 विषय होता है। मैं आपको वहीं 7वीं अनुसूची में 3 विषय जो लिस्ट है वो 3 है। एक केंद्र का है, एक राज्य का है, एक समवर्ती विषय है। समवर्ती विषय, अगर केंद्र के विषय के अंतर्गत कोई भी अगर विषय पर कोई कानून बनाना होगा तो केंद्र सरकार बनाएगी। राज्य अगर सूची का कोई विषय उस पर राज्य कानून बताएगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई एक ऐसा विषय है जो समवर्ती सूची का विषय है, उसमें केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों बना सकती है। पर क्या सारे विषय जो इसमें लिखे हैं वही विषय होते हैं? कुछ विषय ऐसे भी होते हैं जो नए नए उत्पन्न होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी एआई की बात चल रही है। एआई की अगर ऊपर कोई कानून बनाना हुआ, कोई इंटरनेट के ऊपर कानून बनाना हुआ, ये तो पहले से हमारी लिस्ट में शामिल तो नहीं था, तो इसको अवशिष्ट शक्तियों में डाल देते हैं। तो अवशिष्ट शक्तियां किसके पास है? केंद्र के पास है। यही होता है अवशिष्ट शक्तियां, मतलब ऐसा शक्ति, ऐसा लिस्ट, ऐसा कोई विषय, ऐसा कोई मुद्दा जो हमारे संविधान में पहले से लिस्ट में शामिल ना हो, तो उस पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? केंद्र को है। ये किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? अगर आर्टिकल की बात करूं, यह आर्टिकल 248। अगर मैं अनुसूची की बात करूं, 7वीं अनुसूची के अंतर्गत, ठीक है, कि 3-3 लिस्ट आते हैं। यहां तक बात क्लियर है आपको? अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहे हैं? भारतीय संविधान के निर्माताओं ने केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियों की अवधारणा किस देश से ली है? किस देश के संविधान से ली है? तो भैया इसका आंसर कनाडा होगा। क्या होगा? कनाडा। आओ इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं। ये देखो, अवशिष्ट शक्तियां किससे ली गई है? कनाडा से। कनाडा से और क्या क्या लिया गया है? अर्ध फेडरल, ये जो है अर्ध फेडरल सरकार और सशक्त केंद्र की संकल्पना भी यहां से ली गई है। मतलब अपना भारत का ऐसा संविधान है, कभी रिजिड की तरह दिखेगा, कभी सॉफ्ट की तरीके से दिखेगा। आपको कभी कभी लगेगा कि सबसे मजबूत केंद्र है, पर कहीं कहीं भी आपको दिखेगा नहीं, लचीला भी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम मोंटेगू चेम्सफोर्ड सुधार के रूप में जाना जाता है? यह भी यूपीएसआई में क्वेश्चन आया हुआ था। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, बहुत ही सरल। ऑप्शन क्या है? 1909 का भारत सरकार अधिनियम, या भारत सरकार अधिनियम 1919 का, या भारत सरकार अधिनियम 1935 का, या फिर रोलेट एक्ट। देखो, जिन्होंने मेरी क्लास देखी होगी उसको अच्छे से पता होगा कि 1919 का जो भारत सरकार अधिनियम है ना, इसको ही कहा जाता है मोंटेगू चेम्सफोर्ड सुधार। ठीक है, और इसका एक्सप्लेनेशन की तरफ देखते हैं कि इसके और क्या भी संभावित प्रश्न बन सकते हैं। इसी अधिनियम के अंतर्गत भैया डीआर की प्रणाली, मतलब विभाजन की स्टार्ट हुई। यहीं पर मतलब एक तरीके से आपको राज्यसभा लोकसभा की नींव आपको पढ़ते हुए दिखेगी। मैंने क्या बोला, ध्यान से समझो कि प्रांतों में डीआर की प्रणाली की शुरुआत हुई, जिसके विषयों को आरक्षित और हस्तांतरित श्रेणी में बांट दिया गया। इसने विधायिका के सदस्यों की संख्या बढ़ाई, हालांकि यह भारत को पूर्ण स्वराज देने में असमर्थ रहा। मतलब जो पूर्ण स्वराज की मांग चल रही थी, इसने भी देने में असमर्थ कर दिया। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में सशक्त केंद्र के साथ संघात्मक व्यवस्था की विशेषता किस संविधान से ली गई है? यह भी यूपीएसआई 2021 में पूछा गया था, शिफ्ट नंबर 1 में। ठीक है, मैंने क्या बोला? सशक्त केंद्र की स्थापना की जो अवधारणा है, ये कहां से, किस देश से ली गई है? मतलब अपना जो भारत का संविधान है, बहुत सारे देशों से बहुत सारी चीजें ली गई हैं। आपातकाल जो सिस्टम है, ये अपने भारत की देन नहीं है, ये भी किसी और देश से ली गई है सारा सिस्टम। तो उसी हिसाब से ये पूछ रहा है कि सशक्त केंद्र की अवधारणा कहां से ली गई है। तो अभी मैंने पिछले ही आपको क्वेश्चन में कराया था कि कनाडा से लिया गया है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि संघात्मक व्यवस्था होता क्या है? संघात्मक व्यवस्था का मतलब होता है कि पावर ऑफ सेपरेशन, केंद्र सरकार और राज्य सरकार की शक्तियों का बंटवारा इस तरीके से करना कि वो अपने क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से कानून बना सके, कार्य कर सके, और एक दूसरे का आपस में हस्तक्षेप ना हो सके। अगर उनके बीच में आपस में कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उसके लिए न्यायपालिका है, तो उसका निर्णय न्यायपालिका करती है। आई बात यहां तक समझ में? अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन ये है कि संविधान सभा के उस सदस्य का नाम बताइए जिसने कहा था कि हमारे संविधान की प्रस्तावना उस बातों को व्यक्त करती है
जिसका हम लंबे समय से सपना देख रहे थे। आपके पास विकल्प है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, या एन गोपाल स्वामी अय्यर, या फिर के एम मुंशी जी, या सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर जी। तो देखो ध्यान से समझो, इसका जो ऑप्शन है उसका ऑप्शन डी सही है। सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने कहा था कि संविधान सभा कि भैया जो भारत का जो संविधान की जो प्रस्तावना है ना, उसमें हमारे फ्यूचर, हमारे ड्रीम दिखते हैं। मतलब अगर आप प्रस्तावना पढ़ोगे तो प्रस्तावना पढ़ने से यह समझ में आएगा कि हमारा भारत देश है क्या, और भारत देश क्या सपना देखता है। जैसे उसमें आपको पंथ निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष, मतलब आप पूरा स्वरूप देख सकते हो प्रस्तावना में। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर मैं इनके बारे में बात करूं कि ये थे क्या, भैया एक बहुत बड़े एक वकील थे, साथ में एक बहुत बड़े लेक्चरर, बहुत बड़े टीचर मान लो, लेक्चरर मतलब थे। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है। और ये संविधान सभा के सदस्य भी थे। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एडविन सैमुअल मोंटेग द्वारा लाए गए संवैधानिक सुधारों को किस नाम से जाना जाता है? अभी आपको मैंने पिछले ही क्लास में बताया, पिछले ही कुछ देर पहले, कि भैया ये जो एडविन मैनुअल मोंटेग थे ना, इनको जो दूसरे भी नाम से जाना जाता था, उनका क्या नाम था? मोंटेग चेम्सफोर्ड सुधार। सेम वही क्वेश्चन है। ये कब आया था? 1919 में। इसमें आपको डायरकी देखने की मिलेगी, मतलब प्रांतों में दो दो भाग। मतलब अगर ड्यूल गवर्नमेंट की बात करो, प्रांतों में ड्यूल गवर्नमेंट, केंद्र में नहीं, प्रांत के अंदर दो विषय को ट्रांसफर कर दिया गया। एक रिजर्व सब्जेक्ट कर दिया गया, ट्रांसफर सब्जेक्ट कर दिया गया। रिजर्व सब्जेक्ट पे केवल केवल गवर्नर जनरल पे कानून बना सकता था। ठीक है, अब मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 9 की। इसमें यह है कि संविधान सभा ने नई दिल्ली में पहली बार कब बैठक की थी? ध्यान से समझना, यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह कह रहा है कि संविधान सभा की पहली बैठक नई दिल्ली में कब हुई थी। अगर पहली बैठक की बात होगी तो पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। इसके अध्यक्ष कौन थे? ये अस्थायी अध्यक्ष थे। कौन थे भैया अस्थायी अध्यक्ष? अस्थायी इसके अध्यक्ष बनाए गए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा इसके अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे, क्योंकि मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया। उनको यह था कि भैया हमारे लिए एक अलग संविधान की मांग है, हमारे लिए एक अलग संविधान सभा बनाई जाए। तो इसके बाद 9 दिसंबर को दोबारा बैठक हुई, जिसके अस्थायी अध्यक्ष कौन बनता है? 9 दिसंबर को, 9 से 11 दिसंबर को दोबारा बैठक हुई, और उस बैठक में अध्यक्ष कौन बनते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, आई बात यहां तक समझ में? मैंने क्या बोला? संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को। उसके अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। फिर इसके बाद 11 दिसंबर को दोबारा वो बैठक बैठती है, और उसके अस्थायी अध्यक्ष बनते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, आगे चलूं? ओके, ये देखो जो मैंने आपको भी एक्सप्लेन किया। अब ये है ना कि भारत में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद किस प्रावधान के तहत सृजित किए गए? ध्यान से समझना। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर किस एक्ट के अंतर्गत आए थे? 1909 के, 1935 के, 1919 के, 1947 के। ठीक है, इसको ध्यान से समझना, बहुत ही जरूरी सवाल है। देखो मैंने आपको अभी बताया था कि 1919 में प्रांतों में डायरकी सिस्टम स्टार्ट हुआ। डायरकी सिस्टम से ही ये दोनों पद निकल के आए थे, अध्यक्ष का और उपाध्यक्ष का। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, 1919। ठीक है, यहां तक क्लियर है आपको? आगे चलूं? अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान को कब अपनाया गया? देखो बात यहां अपनाने की हो गई है, आपसे संविधान दिवस की बात नहीं चल रही है, बात हो रही है कि भारतीय संविधान को कब अपनाया गया। आपका ऑप्शन है 26 जनवरी 1951, 26 जनवरी 1949, 26 दिसंबर 1949, या फिर 26 जनवरी 1950। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया गया था। कंप्लीटली लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, इसके बारे में क्या क्वेश्चन बन सकता है? क्वेश्चन ये बन सकता है
जब ये अपनाया गया था उस समय कितने अनुच्छेद थे, कितने भाग थे, कितनी अनुसूचियां थे? तो आप क्या बताओगे कि भैया 395 तो आर्टिकल थे, 22 भाग थे और 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, आई बात यहां तक समझ में? मैंने क्या बोला? जब संविधान को अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को, उस समय कितने आर्टिकल थे? 395। अनुसूचियां कितनी थी? 8। ठीक है, भाग कितने थे? 22। इसको पूर्ण रूप से लागू 26 जनवरी 1950 को किया गया था। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि संविधान के निर्माता के रूप में कौन जाना जाता है, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को संविधान का जनक भी बोला जाता है भारत में। ऐसे भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत में भारतीय संविधान का जनक कौन कहा जाता है, तो आप क्या बोलोगे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में 24 जनवरी 1950 को हस्ताक्षर करने वाली महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? इतने ये कह रहा है भैया कि संविधान सभा का जो जब 24 जनवरी 1950 को हस्ताक्षर हुए लोगों में टोटल कितने लोग थे, तो आप ये जानो 284 टोटल सदस्य थे। इन्हीं सदस्यों में 15 जो सदस्य थी वो महिला थी, तो इसका आंसर क्या होगा? 15। इसने पूछा भारतीय संविधान सभा में 24 जनवरी 1950 को हस्ताक्षर करने वाली महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो आप 15 बोलोगे। टोटल कितने मनुष्य, टोटल कितने सदस्य थे, आप क्या बताओगे? 284। और एक सदस्य कितने जनसंख्या को प्रतिनिधित्व करते थे, रिप्रेजेंट करते थे, तो आप क्या बताओगे? 10 लाख। मतलब मैंने कहा एक सदस्य बराबर, जो एक सदस्य आए थे ना, ये 10 लाख जनसंख्या के ऊपर आए थे। तो अगर मैं ये कहूं आपसे कि उस समय भारत की जनसंख्या कितनी थी टोटल, तो आप क्या बताओगे? 284 लाख। ठीक है, यहां तक क्लियर है? मतलब 2,84,00,000। अब मैं आगे चलता हूं। आगे क्वेश्चन ये है, संविधान का मूल संविधान किसने हस्तलिखित किया था? मतलब भारत का मूल संविधान किसने हस्तलिखित किया था? आपका ऑप्शन है रफी अहमद किदवई, कैलाश नाथ किदवई, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा या कन्हैया लाल माणिक लाल मुंशी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होंगे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी ने। इन्होंने अपने हाथ से लिखा था। जब प्रारंभ में जब संविधान लिखा गया था वो इंग्लिश में था, इन्होंने इसको ट्रांसफर हिंदी में किया था, इन्होंने इसको लिखा था। आई बात समझ में आपको? ऑप्शन सी इज करेक्ट। देखो क्या मैंने बोला, 26 जनवरी 1950 को प्रवृत्त हुआ और भारतीय संविधान एक मुद्रित दस्तावेज नहीं था। इसके मूल प्रति जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में हस्तलिखित थी, इसे प्रेम बिहारी रायजादा जी ने लिखा था। यही है ऑप्शन। ठीक है, आगे चलो। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा की निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम में क्रमबद्ध कीजिए। इसने ये कहा भैया ये घटनाएं ऐसे क्रम में लगाओ कि इनका असेंडिंग ऑर्डर हो। मतलब सबसे पहले कौन सी घटना हुई थी, सबसे उसके बाद उसके बाद उसके बाद। तो सबसे पहले जो घटना हुई थी, सबसे पहले भैया उद्देश्य संकल्प हुआ था। क्या हुआ था सबसे पहले? उद्देश्य संकल्प। मतलब हमारा ऑप्शन पहला बनेगा ए। उसके बाद क्या हुआ था? राष्ट्र ध्वज अंगीकृत हुआ था, बिल्कुल। इसके बाद बी। उसके बाद संविधान सभा द्वारा पारित और स्वीकृत हुआ था, बिल्कुल सही बात है। मतलब तीसरा सही है। जनगणमन राष्ट्रगान के रूप में अंगीकृत हुआ था, यह भी सही बात है। मतलब जिस ऑप्शन में ए बी सी डी लगे हुए हैं वो ऑप्शन सही है। ठीक है, तो उस हिसाब से ऑप्शन ए इज करेक्ट। आओ इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखो ध्यान से, उद्देश्य संकल्प कब हुआ था? ये 22 जनवरी 1947 को हुआ था। ध्वज अंगीकृत कब हुआ था? ये 22 जुलाई 1947 को हुआ था। संविधान सभा द्वारा पारित और स्वीकृत कब हुआ था? ये 26 नवंबर 1949 को हुआ था। और अगर जनगण मन को राष्ट्रगान के रूप में अंगीकृत किया गया था, ये कब हुआ था? ये 24 जनवरी 1950 को हुआ था, जिस दिन संविधान सभा की अंतिम बैठक थी। अगर आपसे ये पूछा जाए कि संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी, तो आप क्या बताओगे? 24 जनवरी 1950। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा में संविधान निर्माण के लिए कुल कितनी समितियां बनाई गई थी? देखो, जब कैबिनेट मिशन आया
कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा के निर्माण की बात हुई थी 1946 में। तो यहां से लेकर टोटल कितनी समितियां बनाई गई थी? 10। 1950 तक टोटल 10 समितियां बनाई गई थी। हमारा ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन 10 इज करेक्ट। आओ आगे पढ़ते हैं, देखते हैं। 10। भारत के संविधान को 1946 की कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित संविधान सभा द्वारा तैयार किया गया था, जो मैंने आपको भी बताया। सबसे मेन इसमें क्या चीज जानोगे? कैबिनेट मिशन द्वारा ये किया गया था। इसमें टोटल 10 समितियां थी। कैबिनेट मिशन आया कब था? ये आया था 1946 में। यहां तक क्लियर है? आगे चलूं? ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में संविधान सभा की पहली बैठक हुई, तो अभी वर्तमान में उसे क्या कहा जाता है? बस इसका मीनिंग यही है कि भैया जो बैठक पहली हुई थी नई दिल्ली में 9 दिसंबर 1946 को, उसे वर्तमान में उसका क्या नाम है? तो क्या बोलोगे आप? ऑप्शन क्या है? संसद भवन का केंद्रीय कक्ष, या लोकसभा कक्ष, राज्यसभा कक्ष, या पुस्तकालय कक्ष? देखो इसको कहेंगे, ऑप्शन ए इज करेक्ट। संसद भवन का केंद्रीय कक्ष ही उस समय के संविधान सभा का वहीं पहली बैठक हुई थी, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। मैंने आपको अभी बताया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। देखो अगला क्वेश्चन है कि किसने गवर्नर जनरल और प्रदेशों के गवर्नरों को संवैधानिक प्रमुख का दर्जा दिया? ध्यान से क्वेश्चन को समझना। क्वेश्चन का क्या रहा है कि किस एक्ट ने गवर्नर जनरल और प्रदेश के गवर्नरों को संवैधानिक प्रमुख का दर्जा दिया? तो वो था स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इसमें कहीं ऑप्शन में है? बिल्कुल, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा ही गवर्नर जनरल और प्रदेशों के गवर्नर को संवैधानिक प्रमुख का दर्जा मिला था। कि यहीं से दो डोमिनियन अलग स्टेट हुए थे, एक का नाम भारत पड़ा था, एक जो पहले से था दूसरा का नाम पाकिस्तान पड़ा था। ठीक है, ये देखो 4 जुलाई को ये ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत हुआ था। ये भारतीय स्वतंत्रता जो अधिनियम था, ये 4 जुलाई को ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत हो गया था। लेकिन पारित कब हुआ था? वो हुआ था 18 जुलाई को। ठीक है, 18 जुलाई 1947 को पारित हुआ, जिसके तहत ही भारत और पाकिस्तान दो अलग डोमिनियन स्टेट हुए। मतलब ये कह रहा है कि 4 जुलाई 1947 को कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में ये एक्ट पारित हो गया था। पर भारत में कब लागू हुआ? 18 जुलाई 1947 को। वहीं से फिर भारत और पाकिस्तान अलग अलग दो डोमिनियन स्टेट बने, फिर उनको पावर दे दी गई। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है? अब आगे चलता हूं। अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया एक्सप्लेनेशन में किसी और के, ध्यान से समझना इसका आंसर कि संविधान सभा का अंतिम सत्र कब आयोजित किया गया था? इसने क्या बोला? संविधान सभा का अंतिम सत्र। बिल्कुल नहीं, ये सवाल ये नहीं कि 24 जनवरी 1950 को नहीं होता बेटा। इसका आंसर होगा 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुई थी, उसके बाद ही चीजें खत्म हो गई थी। ठीक है, आइए यहां तक बात समझ में। संविधान सभा का अंतिम बैठक कब हुई थी? वो हुई थी 24 जनवरी 1950। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें है निम्नलिखित में से कौन सा संविधान, निम्नलिखित में से कौन सा भारत संविधान के बारे में सही है? इसमें कह रहा है कि भैया ऐसा एक कौन सा प्रॉपर्टी है जो भारतीय संविधान से मेल खाती है? पहला ऑप्शन क्या है? यह दुनिया में किसी भी संप्रभु देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है। दूसरा ऑप्शन है संसद संविधान को निरस्त कर सकती है। बिल्कुल नहीं, अपने देश में जो अपना संविधान है सबसे सर्वोपर है, वो कभी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। इनकरेक्ट। ऑप्शन सी की बात करूं, यह संसदीय सर्वोच्चता प्रदान करता है और संवैधानिक सर्वोच्चता नहीं। बिल्कुल नहीं, अपने भारत में संविधान ही सबसे ऊपर है, तो ये भी हो जाएगा। ये ऑप्शन हो नहीं सकता। ये दुनिया में किसी भी संप्रभु देश, भारत अपना एक संप्रभु देश है और उसका सबसे लंबा लिखित संविधान है। बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। आई बात समझ में? ऑप्शन बी सी डी क्यों गलत है मैंने आपको बताया, क्योंकि यहां पर संविधान ही सबसे ऊपर है, संसद या कानून नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। देश में पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव किस अधिनियम द्वारा शुरू किया गया था? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ये हमेशा क्वेश्चन रिपीट होता है, ये आपके यूपीएसआई में आ रखा है और सारे अदर स्टेट के एग्जाम में भी आते रहते हैं कि भैया देश में प्रत्यक्ष रूप से पहली बार चुनाव कब स्टार्ट हुआ? तो आपका आंसर होगा 1919 के अधिनियम से। ठीक है, इसको याद कर लेना। भारत सरकार अधिनियम 1919 के अधिनियम से देश में प्रत्यक्ष चुनाव की प्रणाली स्टार्ट हुई। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। 1919 के अधिनियम से और क्या क्या चीजें स्टार्ट हुई? द्विसदनात्मक विधायिका का गठन, जो मैंने बताया केंद्र में, मतलब क्या था
कि भैया लोकसभा राज्यसभा जैसी संरचना देखने को मिली, पर इसको हम लोकसभा राज्यसभा नहीं कह सकते हैं, उसकी जैसी संरचना केवल देखने को मिलती है। ठीक है। प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली स्टार्ट हुई। मैंने जो बताया आपको, प्रांतों का मतलब यह था कि भैया दो विषय को अलग कर दिए गए, ट्रांसफर सब्जेक्ट था और एक था रिजर्व सब्जेक्ट। रिजर्व पर केवल गवर्नर जनरल ही उस पर कानून बना सकता था। ठीक है। और क्या था, लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई, वैधानिक आयोग का गठन किया गया, सांप्रदायिक आधार पर मुस्लिम, सिख, ईसाई, आंग्ल भारतीयों, यूरोपियों को पृथक निर्वाचन किया गया। जो मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुई थी पहली बार, जबकि चुनाव मंडल की भैया सांप्रदायिक आधार जो 1903 4 5 के आसपास से चीजें स्टार्ट हो गई थी, यहां पे आके सबसे मैक्सिमम में हो गई। यहाँ पे, वहां पे केवल मुस्लिमों की बात हो रही थी, पर यहाँ पे हर एक धर्म के लिए हो गया अलग चीजें। मतलब यहां से ही देश धीरे धीरे टूटना धर्मों में अलग हो रहा है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में कौन सा सही है? मतलब ये कह रहा है ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जो संविधान सभा के बारे में बिल्कुल सही है। पहला कह रहा है कि संविधान सभा, जो संविधान का मसौदा तैयार करना ही संविधान सभा का एकमात्र कार्य था। एकमात्र कार्य था ही, सही बात है। साथ में एक बार जब ये अस्तित्व में आया संविधान, उसके बाद ये भंग कर दिया, बिल्कुल नहीं, ये गलत बात है। संविधान के बनने के बाद भी 1951 1952 तक जो अपना संविधान सभा था, वो संसद की तरह भी काम की है। तो इसलिए ऑप्शन ए केवल सही है। तो उस हिसाब से इसमें केवल बी, मतलब ये वाला ऑप्शन सही है। मैंने क्या बोला कि संविधान सभा का एकमात्र काम केवल संविधान तैयार ही करना नहीं था, उसके अलावा भी इसने बहुत सारे काम किए। कानून को इसने पास किया, 1951 तक ये चली है, और वहीं से इसने क्या किया कि संसद की तरह काम किया। ये देखो इसने क्या क्या चीजें की, राष्ट्रध्वज इसने किया, राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत को भी अंगीकृत किया। ठीक है। अगली, मूल हस्तलिखित भारतीय संविधान के प्रत्येक पृष्ठ को किसके कलाकारों द्वारा सजाया गया था? अगर लिखने की बात आएगी तो रायजादा वाला ऑप्शन आपका सही होगा, पर किसने उस पर चित्रकारी की थी? तो उसका होगा कि भैया शांति निकेतन के कलाकारों ने। ठीक है, आपका ऑप्शन डी सही है। आओ इसका एक्सप्लेनेशन पे देखते हैं। देखो, भारतीय संविधान के मूल हस्तलिखित प्रति को शांति निकेतन के कलाकारों द्वारा सजाया गया था, जिसमें विख्यात चित्रकार नंदलाल बोस के नेतृत्व में ये चीजें हुई थी। ठीक है। और हर एक अध्याय में 8 से 12 इंच लंबे चित्र का बनाया गया है। बात आई समझे? किसके नेतृत्व में? नंदलाल बोस के। किसके द्वारा? शांति निकेतन के कलाकारों द्वारा। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा संविधान सभा द्वारा नहीं किया गया था? मतलब ऐसा कौन सा कार्य है जो संविधान सभा द्वारा नहीं किया गया था? पहला ऑप्शन क्या है? इसने राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का अनुमोदन किया। बिल्कुल किया, अभी मैंने लास्ट वाले क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेनेशन में बताया। इसने राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत को अंगीकृत किया। बिल्कुल सही बात है। इसने देश के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में जवाहरलाल नेहरू को चुना। बिल्कुल नहीं। अपने यहां जो प्रधानमंत्री का ये चुनाव होता है ना भैया, ये जनता तय करती है, ना कि चुना जाता है। चुनने की बात आएगी तो राष्ट्रपति होगा। तो इसने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना था, लेकिन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को नहीं चुना था। तो हमारा ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। इसने क्या, इसने राष्ट्रीय ध्वज को भी अंगीकृत किया था। बिल्कुल सही बात है। तो उससे आपसे ऑप्शन सी इज करेक्ट। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, जो मैंने अभी आपको बताया, किसने क्या क्या किया। राष्ट्रमंडल की सदस्यता के अनुमोदन किया था, राष्ट्रीय ध्वज को, राष्ट्रीय गान को। इसने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रधानमंत्री के रूप में चुना था, राष्ट्रपति के रूप में। लेकिन प्रधानमंत्री के रूप में जो चुनने की बात आएगी, क्योंकि अपने यहाँ गणतंत्र राज्य है, जनता द्वारा यहाँ पर शासन है, तो यहाँ पर जनता ही चुनाव तय करती है कि कौन वहां का प्रधानमंत्री होगा अपना। ठीक है। तो उस हिसाब से हमारा ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलो चलते हैं कि भारत के संविधान में कुल कितने भाग हैं? भारत के संविधान में टोटल 22 भाग है। आपको मैंने भी बता दिया था। तो क्वेश्चन बहुत उल्लू पुल्लू सा था। ये भी यूपीपी के कांस्टेबल 2019 में पूछा गया था। देख रहे हो कितने आसान क्वेश्चन आते हैं। आप लोग को परेशान होना ही नहीं है, भरपूर रखो, बस अच्छे से पढ़ाई करो। यहाँ पे जितनी पढ़ाई जाए, जो चीजें बताई जाए, उसको ध्यान से सुनो, समझो, उसके बाद उसके नोट्स तैयार करो। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत एक है, मतलब भारत क्या है? हिंदू मुस्लिम राष्ट्र है, या केवल हिंदू राष्ट्र है, या धर्म निरपेक्ष राज्य है, या इनमें से कोई नहीं? हमारे प्रस्तावना में 42 अमेंडमेंट हुआ था। 40
टू अटेम्प्ट, ठीक है। इसमें क्या कहा था 1976 में, इसमें 3 नए वर्ड जोड़े गए थे, जिसमें एक वर्ड था धर्म निरपेक्ष। इसका मतलब ये होगा कि अपने भारत राज्य का कोई भी धर्म नहीं होगा, वो सब धर्म के साथ समान व्यवहार करेगा। तो भारत क्या है? भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। कब ये आया था कॉन्सेप्ट? ये 1976 में आया था। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? 42 अमेंडमेंट के द्वारा। इसके द्वारा 3 नए शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, राष्ट्रीय एकता व अखंडता। याद रहेगा आपको चीजें? आगे चलूं? ठीक है। अगला है कि क्वेश्चन, धर्मनिरपेक्ष का क्या अर्थ है? अभी मैंने आपको बताया इसके पहले ही कि, पहले ऑप्शन देख लो। राज्य सरकार सभी धर्म के खिलाफ, बिल्कुल नहीं। राज्य सरकार द्वारा एक धर्म को स्वीकार, नहीं, राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना, बिल्कुल सही बात है। डी, इनमें से कोई नहीं। और इसमें ऑप्शन देखते हैं, ये जो मैंने आपको बताया कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, ये सब धर्म के साथ समान व्यवहार करेगा। आप फ्री हैं, कोई भी धर्म को अपना सकते हैं, प्रचार प्रसार कर सकते हैं, पर किसी का जबरदस्ती धर्म को रूपांतरण नहीं कर सकते अपने धर्म को। आई बात समझे? मतलब आप किसी को कह के नहीं करवा सकते, अगर उसका मन है वो कर सकता है, पर आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते हैं। और ना राज्य ना इसके लिए कोई कानून बनाकर आपको किसी धर्म में जबरदस्ती परिवर्तन, आपका धर्मांतरण करा सकता है। आई बात समझ में आपको यहां तक? अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ है? गणतंत्र का मतलब सिंपल सा होता है, अगर कोई भी देश गणतंत्र है, वहां पर उसका जो चुनाव होगा राज्य, वहां पे जो भी उसका सत्ता का प्रमुख होगा, उसका चुनाव जनता के द्वारा होगा, ना कि वंशानुगत होगा। तो अगर इस ऑप्शन में वंशानुगत ऑप्शन में दिया हुआ है कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, बिल्कुल सी ऑप्शन सही। आपको किसी ऑप्शन पे जाना ही नहीं है। सभी मामलों में अंतरिम अधिकार जनता के पास है। भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है। भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। भारत राज्यों का संघ है। देखो सारे ऑप्शन इसमें सही है, लेकिन अगर गणतंत्र की बात आएगी, जो सबसे सटीक आंसर मिलता है वो यही है कि भारत में जो सत्ता का जो शासन होगा वंशानुगत ना होकर चुनाव के द्वारा होगा, वो जनता तय करेगी। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? एक व्यवस्थित सामाजिक संरचना का संकेत बिंदु क्या है? मतलब एक अरेंज, कोई एक समाज हो जहां पे व्यवस्थित तरीके से वहां सामाजिक लोग रह रहे हो, आसपास सब कुछ बढ़िया हो, उसके लिए क्या है? सामाजिक आर्थिक अंतर की समाप्ति, बिल्कुल नहीं भैया। कठिन समय में एकात्मता, ये भी नहीं। सबसे महत्वपूर्ण क्या है पता है? उद्देश्य और विचार अगर मिल रहे हो तो एक वही एक संगठित एक समाज होता है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। उद्देश्य एवं विचारों में अगर समानता है तो वही एक व्यवस्थित समाज की संरचना होती है। ठीक है, आई बात आपको समझ में? आगे चलो। सॉरी, ये देखो, यह कि जब किसी समाज के सदस्यों के बीच उद्देश्यों और विचारों में समानता होती है तो वही एक व्यवस्थित सामाजिक संरचना का संकेत माना जाता है। इससे समाज में एकता, सहयोग और सामंजस्य की स्थापना होती है, बनी रहती है। आई बात आपको समझ में? जो मैंने आपको बताया वही चीजें हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? देखो यहां पे ध्यान से समझना, इसमें हालांकि ऑप्शन में है ही नहीं, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ये अध्यक्ष थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष थे। कौन से? अस्थाई, ये अस्थाई अध्यक्ष थे। और अगर मैं बात करूं अस्थाई अध्यक्ष के, अस्थाई अध्यक्ष के, तो कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। आई बात आपको समझ में? हमारा ऑप्शन बी इज करेक्ट। आगे चलता हूं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि भारत का राष्ट्रगान जन गण मन की रचना किसने की थी? आपको अच्छे से पता होगा कि जो राष्ट्रगान की जो इसको रचना है, इसने रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने की थी। ऑप्शन ए इज करेक्ट। कब किया था? ये पहली बार जो ये गीत है, ये 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। इसको गाने में टोटल कितने समय लगते हैं? 52 सेकंड लगता है। ठीक है। और 1950 में इसको अपनाया गया था। पहली बार अगर गाने की बात होगी तो 1911 बोलोगे,
ठीक है, कितने सेकंड में इसको गाया था, 52 सेकंड लगते हैं इसको गाने में, ठीक है। और वहीं पर अगर